हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इसके पहले और दूसरा पार्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 को सुन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। सोफिया अब छोटी बच्ची नहीं रही थी, वो जवान हो चुकी थी। उसकी उंगलियां जब पियानो की कीज पर चलती तो लोग चुप हो जाते। म्यूज़िक उसके लिए सिर्फ टैलेंट नहीं था, वो उसकी लैंग्वेज थी, उसकी पहचान थी। और धीरे धीरे होटल की दीवारें उसके लिए छोटी पड़ने लगी। काउंट ये बात समझता था, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा वही समझता था, क्योंकि कैद का मतलब क्या होता है ये उससे बेहतर कौन जानता। उसने अपनी जवानी खो दी थी, अपनी आज़ादी खो दी थी, अपनी पूरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी होटल के अंदर गुजारा था। और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि सोफिया भी किसी इनविजिबल केज में जिए, चाहे वो केज प्यार का ही क्यों ना हो। एक शाम सोफिया और काउंट होटल की खिड़की के पास बैठे थे। नीचे मॉस्को चमक रहा था, लोग अपनी जिंदगियां जी रहे थे, गाड़ियां चल रही थी और काउंट चुप था बहुत देर तक। फिर उसने पूछा, सोफिया, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम दुनिया देखना चाहोगी? सोफिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था, हाँ, हमेशा से। काउंट मुस्कुरा दिया और उस मोमेंट में उसने डिसीजन ले लिया। वो सोफिया को रोकेगा नहीं, चाहे उसके बदले उसे सब कुछ रिस्क पर क्यों ना लगाना पड़े। दोस्तों, कभी कभी प्यार किसी को अपने पास रखने का नाम नहीं होता, कभी कभी प्यार किसी को जाने देने का नाम होता है। और काउंट ये बात समझ चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सोफिया को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, उसे रशिया के बाहर परफॉर्म करने का चांस मिला था, लेकिन सोवियत सिस्टम इतना सिंपल नहीं था। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, परमिशन, सर्विलियंस, हर चीज़ एक मेज़ की तरह कॉम्प्लिकेटेड थी। और काउंट को धीरे धीरे एहसास हुआ कि अगर सोफिया को सच में फ्री फ्यूचर देना है तो सिर्फ उसे भेजना काफ़ी नहीं होगा, उसे एक इम्पॉसिबल काम करना होगा, खुद को भी आज़ाद करना होगा। लगभग 30 साल से ज़्यादा काउंट मेट्रोपोल में कैद था। लोग मान चुके थे कि वो यहीं मरेगा, यही उसका बिगिनिंग था, यही एंडिंग होगी। लेकिन काउंट के पास एक चीज़ थी जो लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस। सालों तक जब दुनिया उसे भूल रही थी, तब काउंट दुनिया को देख रहा था। हर कॉरिडोर, हर एम्प्लॉय, हर स्केड्यूल, हर वीकनेस। उसने सालों तक कुछ नहीं किया, लेकिन वो सीखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। और अब पहली बार वो सब नॉलेज काम आने वाली थी। काउंट ने एक प्लान बनाना शुरू किया, एक ऐसा प्लान जो किसी स्पाई नोवेल में फिट हो सकता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि प्लान का सेंटर वायलेंस नहीं था, ब्रिलियंस था, एलिगेंस थी और टाइमिंग थी, बिल्कुल काउंट की तरह। उसने अपने ट्रस्टेड दोस्तों को इन्वॉल्व किया, होटल स्टाफ, वही लोग जो सालों में उसकी फैमिली बन गए थे, वही लोग जिन्होंने उसे प्रिजनर नहीं इंसान समझा था। और जब काउंट ने उन्हें प्लान बताया तो धीरे धीरे सब उसके साथ खड़े हो गए, क्योंकि कभी कभी एक आदमी इतनी डिग्निटी के साथ जीता है कि लोग उसकी मदद करना अपना फर्ज समझने लगते हैं। दिन करीब आता गया और टेंशन बढ़ती गई। अगर प्लान फेल हुआ तो काउंट को गोली मार दी जाती, अगर पकड़े गए तो सब खत्म। लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। और फिर वो रात आ गई। होटल वही था, कॉरिडोर्स वही थे, लेकिन हवा अलग रही थी, जैसे बिल्डिंग खुद जानती हो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। काउंट ने अपना सूट पहना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जेंटलमैन पहनता है, ना घबराहट ना पैनिक, सिर्फ ग्रेस। और फिर प्लान एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। डिटेल्स इतनी केयरफुली सेट की गई थी कि हर चीज़ एक ऑर्केस्ट्रा की तरह चल रही थी। एक डिस्ट्रैक्शन, एक टाइमिंग, एक हिडन मूवमेंट। और धीरे धीरे वो मोमेंट आ गया जब काउंट रुस्तोव 30 साल से ज़्यादा वक्त के बाद मेट्रोपोल होटल की बाउंड्री क्रॉस करने वाला था। दोस्तों सोचिए, एक आदमी
जो इतने सालों तक एक ही बिल्डिंग में रह रहा हो, उसके लिए बाहर कदम रखना कैसा होगा? खौफ, खुशी या दोनों? काउंट ने बाहर देखा, मॉस्को, वही शहर, लेकिन बिल्कुल अलग। और फिर वो आगे बढ़ गया, न प्रिजनर की तरह, न फ्यूजिटिव की तरह, एक जेंटलमैन की तरह। पूरे नॉवल का ये मोमेंट इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि काउंट की असली जीत होटल से निकलना नहीं थी। असली जीत तो बहुत पहले हो चुकी थी, जब उसने बिटरनेस को रिजेक्ट किया था, जब उसने सर्कमस्टेंसेस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया था, जब उसने एक छोटे रूम में भी पर्पस ढूंढ लिया था, जब उसने सोफिया को अपनी बेटी बना लिया था, और जब उसने हर लॉस के बाद भी काइंडनेस चूज की थी। होटल से निकलना सिर्फ उस जीत का फाइनल सिंबल था। और फिर सोफिया अपनी जिंदगी की तरफ चली गई, अपने म्यूजिक के साथ, अपने फ्यूचर के साथ, और काउंट अपनी आज़ादी की तरफ। दोस्तों, अ जेंटलमैन इन मॉस्को एक एस्केप स्टोरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्टोरी भी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, एक आदमी की जिसने सब कुछ खो दिया और फिर डिस्कवर किया कि इंसान की वैल्यू उसके टाइटल्स में नहीं होती, उसके कैरेक्टर्स में होती है। उसके पास कितना कंट्रोल है इसमें नहीं, वो कंट्रोल के बिना कैसे जीता है इसमें होती है। काउंट ने हमें सिखाया कि फ्रीडम सिर्फ फिजिकल नहीं होती और कैप्टिविटी सिर्फ दीवारों से नहीं बनती। कई लोग बाहर आज़ाद होते हुए भी कैद होते हैं, और कई लोग कैद होते हुए भी अंदर से आज़ाद होते हैं। और शायद इसीलिए ये किताब इतने लोगों के दिल में जगह बना लेती है, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई मेट्रोपोल होता है, कोई सिचुएशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई लिमिटेशन जहाँ हम फंस जाते हैं। और फिर सवाल ये नहीं होता कि हम वहाँ से कब निकलेंगे, सवाल ये होता है कि जब तक हम वहाँ हैं हम कैसे जिएंगे। काउंट रोस्तोव का जवाब था ग्रेस के साथ, पर्पस के साथ और पूरे दिल के साथ। दोस्तों, अगर आपको कल से एक ही जगह रहना पड़े और आपकी पूरी दुनिया उसी जगह तक सीमित हो जाए, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? और अगर हाँ, तो शायद आपने काउंट रोस्तोव की सबसे बड़ी सीख समझ ली है। जिंदगी का साइज इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसकी डेप्थ इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द लिसनिंग लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक चाहे आपकी दुनिया कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, उसमें खूबसूरती ढूंढते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।